हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th क्लास माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक नया चैप्टर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले जो चैप्टर पढ़ाया था वो था थ्योरी ऑफ डिमांड। तो डिमांड चैप्टर को हमने मोटे तौर पे दो पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है, एक थ्योरी ऑफ डिमांड है और एक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। तो थ्योरी ऑफ डिमांड ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा है, जिसमें हमने पढ़ा कि डिमांड का मतलब क्या होता है, उसका कंसेप्ट हम लोगों ने समझा, उसके फैक्टर्स, उसके अलावा हमने मार्केट डिमांड को समझा, उनके शेड्यूल समझे, टेबल समझे। तो बहुत सारी चीजें हमने ऑलरेडी थ्योरी ऑफ डिमांड में कवर किया हुआ है। तो जिन बच्चों ने थ्योरी ऑफ डिमांड नहीं देखा उनको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले आपको थ्योरी ऑफ डिमांड देखना चाहिए, उसके बाद हमारे को प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझेंगे। ठीक है, अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है? देखो, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, प्राइस भी डिमांड को इफेक्ट करता है, इनकम ऑफ कंज्यूमर भी करता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी करता है, फैशन, टेस्ट, प्रेफरेंस, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके चेंज होने से डिमांड क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो जब भी डिमांड चेंज हो जाती है, जैसे कि प्राइस की वजह से, जैसे कि इनकम की वजह से या प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की वजह से, तो इसी को हम लोग कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग समझेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है, फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितने टाइप की होती है, और उसके बाद हमारे सिलेबस के अंदर उसमें से कौन सा है, और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की कितनी कैटेगरीज यानी कि डिग्रीज हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आप लोगों को समझा दूंगा कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अफेक्ट होता है, और उसके बाद फिर अगली क्लास के अंदर हम लोग समझ लेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस। तो फिर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर हम लोग इसका पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। जैसे कि चैप्टर का नाम है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लेकिन उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है। कहता है द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड of a good to change its in price, change in income of consumer and change of other goods। ठीक है, तो यहां पर क्या बोला गया कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस चीज के रिस्पॉन्स को मेजर करता है कि किसी भी चीज की डिमांड चेंज हो रही है, किसकी वजह से, उसके खुद के प्राइस की वजह से, है ना, इसके अलावा इनकम ऑफ कंज्यूमर की वजह से और प्राइस ऑफ अदर गुड्स की वजह से। तो उसे मेजर करने का काम कौन करता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सिंपल सी बात अगर मैं बताऊं तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? जब भी किसी गुड्स की डिमांड चेंज हो जाती है उसके प्राइस की वजह से, इनकम ऑफ कंज्यूमर की वजह से जो उस गुड्स को खरीद रहा है, और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स यानी कि सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की वजह से, तो इसे हम लोग कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो सिंपल सी बात, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है? जब डिमांड चेंज हो जाता है प्राइस की वजह से, इनकम ऑफ कंज्यूमर की वजह से और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की वजह से, तो इसे हम लोग कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, जैसे कि प्राइस चेंज हुआ तो डिमांड चेंज हो गया, तो इसे हम लोग कहेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे इनकम चेंज हुआ तो डिमांड चेंज हो गया, यानी डिमांड ने रिस्पॉन्स करा, इसे कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और रिलेटेड गुड्स के प्राइस में चेंज हुआ तो डिमांड चेंज होगा, इसे भी ऑफ। बच्चों, नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 तरीके का होता है। एक होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक होता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और एक होता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब प्राइस में चेंज होने से डिमांड में जो भी रिस्पॉन्स होता है उसे हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। इसी तरीके से इनकम ऑफ कंज्यूमर में, कंज्यूमर की इनकम में चेंज होने से हमारे डिमांड पर क्या रिस्पॉन्स पड़ता है उसे नापने का काम करता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और रिलेटेड गुड्स के प्राइस में अगर चेंज होता है तो हमारे गुड्स पे, उसकी गुड्स की डिमांड पर क्या फर्क पड़ता है यानी क्या रिस्पॉन्स करता है, उसे कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेकिन हमारे सिलेबस में इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी नहीं है और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी नहीं है। हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब मैंने आपको वैसे क्लियर ही कर दिया। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कहता है कि डिमांड का क्या रिस्पॉन्स है जब उसके प्राइस में चेंज होता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हमारे सिलेबस में यही है। अब बच्चों, आज की क्लास में जो हमें सबसे मेन टॉपिक जो कवर करना है वो है हमारा डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या फिर आप ये लिख सकते हो डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की कितनी डिग्री होती है, और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा घुमा घुमा कर पूछता है। कई बार वो डायग्राम की शेप आपसे पूछ लेगा, कई बार वैल्यूज़ पूछ लेगा, कई बार इनके डेफिनेशंस पूछ लेगा। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चंस घुमा कर पूछे जाते हैं। तो आप लोग ध्यान से समझना, इसे हम लोग डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कहते हैं, इसे हम लोग कैटेगरी ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कहते हैं, और इसे हम लोग सिचुएशंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के नाम से भी जानते हैं। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की कितनी सिचुएशंस हो सकती है? अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ
डिमांड की सिचुएशन का मतलब क्या है? देखो, जब भी किसी चीज का प्राइस चेंज हो जाता है तो उसकी डिमांड पर असर तो पड़ता है, और जितने भी गुड्स हैं सबके, ऐसा नहीं है कि जितने भी गुड्स हैं सबके प्राइस में अगर चेंज होता है तो सबके गुड्स की जो डिमांड, हर गुड्स की जो डिमांड है वो एक तरीके से चेंज होती है, जरूरी नहीं है। अगर मेडिसिन के प्राइस में चेंज होगा और कपड़े के प्राइस में चेंज होगा तो दोनों के डिमांड का रिस्पॉन्स अलग अलग होगा। तो हमारे को यही चीज यहाँ पर जानना है कि जब हम डिफरेंट गुड्स के प्राइस को चेंज करते हैं तो मैक्सिमम कितने तरीके का रिस्पॉन्स सामने आ सकता है? तो मैक्सिमम 5 तरीके का रिस्पॉन्स ही सामने आ सकता है, ठीक है। याद रखना है, जब भी दुनिया में कोई भी सामान, कोई भी चीज, अगर हम उसके प्राइस को चेंज करते हैं तो इन 5 में से ही एक रिस्पॉन्स हमारे सामने आएगा, इससे बाहर रिस्पॉन्स नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, फिर से समझा देता हूं। जब भी किसी गुड्स के प्राइस में चेंज होता है तो उसके डिमांड पर, उसके डिमांड का क्या रिस्पॉन्स होता है, हमारे को ये बताना है। तो दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, अगर उनके प्राइस को चेंज किया जाए तो उनका रिस्पॉन्स इन्हीं 5 में से किसी एक तरीके का होगा। तो आइए जरा समझ लेते हैं कि क्या क्या रिस्पॉन्स हो सकते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे है परफेक्ट इलास्टिक डिमांड, ठीक है, समझेंगे। उसके बाद है परफेक्ट इनइलास्टिक डिमांड, उसके बाद यूनिट इलास्टिक, उसके बाद मोर देन यूनिट इलास्टिक, और उसके बाद फिर क्या है, लेस देन यूनिट इलास्टिक। डेफिनेशन समझेंगे, टेबल समझेंगे, वैल्यूज समझ लेंगे, ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं परफेक्ट इलास्टिक डिमांड। परफेक्ट इलास्टिक डिमांड कहता है व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट। कई बार क्या होता है कि प्राइस में चेंज नहीं होता एंड क्वांटिटी डिमांड इज चेंज, लेकिन डिमांड में चेंज हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि प्राइस में चेंज नहीं होता लेकिन डिमांड में अचानक चेंज हो जाता है, तो ऐसे गुड्स के इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम लोग कहते हैं परफेक्ट इलास्टिक डिमांड। एग्जांपल देता हूं, देखो क्या है कि अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है, तो ठंड के मौसम में आइसक्रीम बिल्कुल नहीं बिकता। अभी गर्मी का मौसम है तो आइसक्रीम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, आइसक्रीम की डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है। आइसक्रीम के रेट वही रहेंगे, लेकिन जैसे ही सर्दियों का मौसम आएगा तो लोग क्या करेंगे, आइसक्रीम की डिमांड कम कर देंगे। आप चेक करो कि आइसक्रीम के प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन फिर भी लोगों ने उसकी डिमांड को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो इसी को हम लोग कहते हैं परफेक्ट इलास्टिक डिमांड। जब भी किसी चीज के प्राइस में चेंज नहीं होता लेकिन उसकी डिमांड में अचानक चेंज हो जाता है, यानी डिमांड अचानक बढ़ जाती है या फिर कम हो जाती है, तो उसी को हम लोग कहते हैं परफेक्ट इलास्टिक डिमांड, ठीक है। सर्दियों के मौसम में क्या होता है, सर्दियों के कपड़े ज्यादा बिकते हैं, वही कपड़े गर्मी में बिकने बंद हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हमने उसका प्राइस बढ़ा दिया, हमने उसके प्राइस में कोई चेंज नहीं करा लेकिन वो ऑटोमेटिकली क्या हो गए, बिकने बंद हो गए। इसका मतलब आपने प्राइस में चेंज नहीं करा लेकिन उसके डिमांड पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया। तो इसी को हम लोग कहते हैं परफेक्ट इलास्टिक डिमांड। प्राइस में चेंज नहीं हुआ पर डिमांड में चेंज हो गया। बच्चों नेक्स्ट नंबर पे हम समझ लेते हैं इसका डायग्राम। अब डायग्राम समझना, यहाँ पर जो डायग्राम है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बना है। तो यहाँ पर ये प्राइस, मैंने देखो प्राइस इसमें बिल्कुल एक जैसा रहता है, ठीक है। इस क्वांटिटी को मान लेता हूँ मैं, चाहे 100, इसे मान लेता हूँ 200 और इसे मान लेता हूँ मैं 300। चेक करो, चाहे क्वांटिटी 100 है, चाहे 200, चाहे 300, क्वांटिटी बढ़ रहा है लेकिन प्राइस हमेशा कैसा है, एक जैसा है, ठीक है। तो याद रखना है, अगर एग्जाम में आ जाता है परफेक्ट इलास्टिक का डिमांड कर्व किस शेप का बनता है, तो हम बोलेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनता है। और यहाँ पर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू आती है वो इन्फिनिटी आती है। वो इन्फिनिटी कैसे आई है, वो आपको जब न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे चेंज करना, जब आपको न्यूमेरिकल्स में इसको कैलकुलेट करना आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा इन्फिनिटी कैसे आता है। क्लियर होगी बात। दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारा परफेक्ट इनइलास्टिक। परफेक्ट इनइलास्टिक परफेक्ट इलास्टिक का बिल्कुल अपोजिट है। कई बार ऐसा देखने के लिए मिला है कि प्राइस में चेंज होता है पर उसके डिमांड में चेंज नहीं होता। जस्ट लाइक आप मेडिसिन को ले लो, मेडिसिन का प्राइस अगर बढ़ जाए और कम हो जाए तो ऐसा नहीं है कि मेडिसिन का प्राइस बढ़ेगा तो लोग मेडिसिन कम यूज करेंगे, वो तो जरूरत के हिसाब से यूज होता है। और मेडिसिन का प्राइस कम हो जाएगा तो लोग ज्यादा मेडिसिन खाने लग जाएंगे, ऐसा भी नहीं होगा। तो मेडिसिन हो गया, बहुत ही नेसेसरी चीजें जो होती हैं उनके प्राइस में चेंज होने से उनकी डिमांड पर फर्क नहीं पड़ता। तो इसी को हम लोग कहते हैं परफेक्ट इनइलास्टिक डिमांड, व्हेन प्राइस चेंज बट क्वांटिटी डिमांड रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, इसका जो डायग्राम बनता है इसमें क्या होता है, क्वांटिटी हमेशा एक जैसी रहती है। जस्ट लाइक क्वांटिटी मान लो 100 है, ठीक है। प्राइस आप चाहे
P कर दो, चाहे प्राइस P1 करो, P2, यानी कि प्राइस 10 कर दो, 20 कर दो, 30 कर दो, डिमांड हमेशा कैसी रहेगी, एक जैसी। तो इसका जो डायग्राम बनता है वो कैसा बनता है, इसका डायग्राम बनता है पैरेलल टू वाई एक्सिस। डायग्राम की शेप जरूर याद रखना है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस इसका पैरेलल टू वाई एक्सिस। यहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो वैल्यू आती है वो कितनी होती है, 0 होती है। दोनों की वैल्यू भी याद रखना है। डेफिनेशन हो गया, डायग्राम। कई बार इन दोनों में डिफरेंस पूछ लेता है, तो आप इसकी डेफिनेशन यहां लिखो, इसकी यहां लिखो, टेबल बनाओ, डायग्राम बनाओ और वैल्यूज लिख दो, ठीक है। उसके बाद हमारा है यूनिट इलास्टिक डिमांड। यूनिट इलास्टिक डिमांड क्या है, कई बार ऐसा होता है कि जितने परसेंट चेंज डिमांड में होता है उतने ही परसेंट चेंज प्राइस में भी होता है। अगर मान के चलता हूं कि किसी चीज का प्राइस 10% बढ़ गया तो उसकी डिमांड भी अगर 10% कम हो जाए, प्राइस बढ़ा तो डिमांड 10% ही कम हुआ, 10% प्राइस बढ़ा, 10% डिमांड कम हो गया, तो इसे कहते हैं यूनिट इलास्टिक। यूनिट इलास्टिक का मतलब जब परसेंटेज चेंज इन प्राइस और परसेंटेज चेंज इन डिमांड बहुत ही इक्वल होता है, मतलब एकदम एक जैसा होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं यूनिट इलास्टिक डिमांड। व्हेन परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड, ठीक है। अच्छा, इसका जो डायग्राम बनता है वो एक्स एक्सिस की तरफ और वाई एक्सिस की तरफ, दोनों की तरफ बराबर झुका हुआ होता है, बिल्कुल बराबर रेशो में। इसका मतलब क्या है कि जितना प्राइस में चेंज करोगे उतना ही परसेंट डिमांड में भी चेंज हो रहा है। और इसकी जो शेप होती है इसे हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप। आप लोग याद रखना या फिर लिख लेना, इसे हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप। और यहाँ पर जो ईडी की वैल्यू आती है वो यूनिट लिखा हुआ, यूनिट का मतलब 1 के बराबर आती है। आप इसका परसेंटेज अगर आपको निकालना नहीं आता तो आप इसका परसेंटेज ऐसे निकाल सकते हो कि आप यहाँ पर देखो चेंज कितना हो रहा है, 1 रुपए का प्राइस चेंज हो रहा है। स्टार्टिंग में प्राइस कितना था 10 और इंटू कर दो 100, इसका परसेंटेज निकल जाएगा। जैसे इसका परसेंटेज आ गया 10%। इसका परसेंटेज अगर आपको निकालना है तो देखो चेंज कितना हो रहा है, 100 से 110 हो गया, 10 चेंज हो रहा है। स्टार्टिंग में कितना था डिमांड 100 और इनटू में आप 100 करो, 100 से 100 करा, देखो 10%। ये भी 10% और ये भी 10%। थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है इसमें बच्चों को, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। तो यूनिट इलास्टिक डिमांड डेफिनेशन हो गया, ठीक है। इसका टेबल हो गया, डायग्राम मैंने आपको बता दिया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, क्योंकि प्राइस और डिमांड में इक्वल परसेंटेज में चेंज हो रहा है, दोनों की तरफ बराबर झुका हुआ होता है, ईडी बराबर आ जाता है यहाँ पर 1। एक आता है हमारा मोर देन यूनिट इलास्टिक डिमांड। मोर देन यूनिट इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या होता है, कई बार प्राइस में बहुत कम चेंज होता है लेकिन डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है। प्राइस में कम चेंज हुआ लेकिन डिमांड में बहुत ही ज्यादा चेंज आ जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं मोर देन यूनिट इलास्टिक डिमांड। देखो ऐसा कब होता है जनरली, जैसे मान के चलो आप कोई सामान बेच रहे हो, आप ये पेन बेच रहे हो और इस पेन को बेचने वाले आसपास बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो आप इसके प्राइस में थोड़ा सा भी अगर चेंज करोगे ना तो इसकी डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। अगर आपने इसका प्राइस थोड़ा सा भी बढ़ाया तो आपकी डिमांड बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि लोग दूसरे लोगों से परचेज करना शुरू कर देंगे, बहुत तेजी से आपकी डिमांड कम होगी। और सेम ऐसे अगर आप इसका प्राइस थोड़ा सा भी कम करोगे तो बहुत सारे आप कस्टमर नए गेन कर लोगे। तो इस तरह की मार्केट में होता है जहां पर बहुत सारी कंपटीशन वाली फर्में होती हैं। मोर देन यूनिट इलास्टिक डिमांड व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जब परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसा होता है, कम होता है, और परसेंटेज चेंज इन डिमांड कैसा होता है, ज्यादा होता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं मोर देन यूनिट इलास्टिक डिमांड। अच्छा, मोर देन यूनिट इलास्टिक डिमांड में क्या होता है कि डिमांड में ज्यादा चेंज होता है। तो ये हम एक्स एक्सिस पे क्या दिखा रहे हैं, डिमांड। ये वाला जो डायग्राम होगा वो ज्यादा फ्लैट होगा किसकी तरफ, एक्स एक्सिस की तरफ। एक्स एक्सिस पे डिमांड होता है। याद रख लेना है कि मोर देन यूनिट इलास्टिक का जो डिमांड कर्व होता है वो मोर फ्लैट होता है किसकी तरफ, एक्स एक्सिस की तरफ। एक्स एक्सिस की तरफ वो ज्यादा फ्लैट होता है, ठीक है, ठीक है। और इसी तरीके से लेस देन यूनिट इलास्टिक के अंदर क्या होता है, यहां पर प्राइस में परसेंटेज चेंज ज्यादा होता है और डिमांड में परसेंटेज चेंज कम होता है। क्लियर। व्हेन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन डिमांड, यानी कि जस्ट इसका अपोजिट। और इसका जो डायग्राम बनता है वो बहुत ही ज्यादा फ्लैट होता है किसकी तरफ, वाई एक्सिस, यानी वाई एक्सिस की तरफ ज्यादा फ्लैट होता है और एक्स एक्सिस की तरफ कम फ्लैट, ऐसे बनता है। और ये वाला ऐसे बनता है। क्लियर हुआ। यहां पर ईडी की जो वैल्यू आती है मोर देन यूनिट इलास्टिक है तो 1 से ज्यादा, और यहां पर यूनिट जो लेस देन यूनिट इलास्टिक है तो यहां पे ईडी की वैल्यू 1 से लेस यानी कि 1 से कम होती है, ठीक है। तो अब मैंने आपको पांचों की डेफिनेशन बता दी, पांचों का टेबल बता दिया, पांचों का डायग्राम बता दिया, पांचों की वैल्यूज बता दी। अब एक बार शेप समझ लेते हैं। एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है इसका वाई एक्सिस के पैरेलल, इसका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसका फ्लैट टू एक्स एक्सिस और इसका फ्लैट टू वाई एक्सिस।
ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास के अंदर मैंने आपको बताया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितने टाइप का होता है, लेकिन हमारे सिलेबस में है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की कितनी सिचुएशंस हो सकती हैं, कितनी कैटेगरीज हो सकती हैं, ठीक है, तो वो आज की क्लास के अंदर मैंने आपको कवर करवा दिया। कई बार एग्जाम में इन दोनों में डिफरेंस आ जाता है और कई बार इन दोनों में भी डिफरेंस आ जाता है, तो अगर आपको डिफरेंस आता है, ठीक है, तो डिफरेंस एग्जाम में आता है तो आप इस तरीके से डिफरेंस भी लिख सकते हो। कई बार एग्जाम में आपको सीधा ऐसे बोल देगा कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड को समझाइए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड को समझाओ, तो आप समझ जाना वो यूनिट इलास्टिक की बात कर रहा है, आप इसको सीधा एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। कई बार वो बोलेगा कि डायग्राम फ्लैट टू एक्स एक्सिस को समझाइए, तो फिर आपने ये समझाना है, डायग्राम फ्लैट टू वाई एक्सिस, तो आपने ये वाली चीज समझा देनी है, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही। अगली क्लास के अंदर हम लोग समझेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं।